अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। हुकूमत ऑपोजिशन का टाकरा हालात संगीनी की इंतहा को छूने लगे। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी बात बढ़ गई। किसने रात 2 बजे आईजी के घर का घेराव किया और उन्हें फिर साथ ले गए। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ से बड़ा मुतालबा कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। कराची वाकई का नोटिस, कोर्ट कमांडर कराची को तहकीकात की हिदायत। सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक मेहर समेत मुतादिद डीआईजीज एसएसपीज छुट्टियों पर चले गए। रात 2 बजे आईजी के घर कौन आया और उस दौरान क्या कुछ हुआ, आपको प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ साथ चीनी और गंदुम बहरान हुकूमत के गले पड़ गया। अवाम के साथ साथ विफाकी वज़रा भी अपनी ही हुकूमती पॉलिसियों से तंग है। विफाकी काबीना इजलास में नदीम अफजल चंद और अकबर शहजाद भी उनके दरमियान भी तल्खी हुई है। काबीना इजलास में वो फट पड़े। शुगर इंक्वायरी कमीशन को एक फ्रॉड करार दे दिया है। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी, गो न्याजी गो के नारे भी लगाए। डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस पर प्रोग्राम से पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आमिर साहब, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद ये गल वध गई है या मुक गई है? मैं आपको एक मुख्तारा वर्जन भी दूंगा कि गल वध गई है, पर बाद में मैं आपको वो एक फिल्म थी बशीरा इन ट्रबल, तो एक बशीरा वर्जन भी दूंगा। अच्छा। मगर ऑफ कोर्स गल मुख्तारे के मुताबिक जो वध तो गई है कि जब इतनी बड़ी तादाद में एक सूबे के सीनियर पुलिस अफसरान जो हैं, जिसमें एक आईजी साहब, 10 एडिशनल आईजी, 16 डीआईजी, 40 एसएसपी, ये 15 से लेके 60 दिन की छुट्टियों के लिए कर दें तो गल तो बढ़ गई है। तो वर्चुअली एक सिविल नाफरमानी हो गई ना, बहुत आगे की बात है। मगर अभी ये इतला चल रही है, इतला आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम उनकी छुट्टियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, हालांकि ये भी इतलाई आ रही थी कि कुछ लोगों ने, कुछ तो अफसरान ने छुट्टी की मंजूरी के बगैर ही वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकआउट करता नज़र आ रही है, क्योंकि इसके जो असरात कॉन्सिक्वेंसेस थे वो सिंध गवर्नमेंट पे भी हो सकते थे अगर लाकानूनियत हो जाए। बहरहाल गवर्नमेंट का ही काम होता है कि इसको निज़ाम को चलता रहना चाहिए, जो भी चाहे वजूहत उसकी हों। अगर ये चीज़ बढ़ जाती तो ये बहाना बन सकता था सिंध गवर्नमेंट की फरागत का भी और यहाँ इमरजेंसी का भी। तो इसलिए वो जो भी वजूहत है थोड़ा सा बैकआउट कर गए। आईजी की भी एक्सेप्ट नहीं, आईजी साहब की भी किसी की भी उन्होंने कहा जी हम पुलिस के अफसरान की एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सिंध गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट ये आई है। अब सारा दिन जो है ना, आज पहले उसको समझना कि हुआ क्या, परसों रात से ये जो सिलसिला जारी है, ये हो क्या रहा है। तो बड़े डिफरेंट वर्जन आए, वो तो कंफ्यूजिंग रहा पहले कि मेरा ख्याल वो हमारे टीम ने तैयार की हुई हैं कि पहले जो है मुर्द अली शाह साहब ने क्या कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने, और फिर बिलावल ने क्या कहा, उसमें ही बड़ा तजाद था कि हमने तो क्या समझना है। वर्जन ही बड़े डिफरेंट है, वो जरा दिखा दे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस के हवाले से बात की गई, जरा वो प्ले कीजिएगा। फिर आपस में तजाद नजर आ रहा जी। वो कल जुबैर साहब ने जो नून लीग के हैं, ये उनका एक ऑडियो क्लिप आया था जो उन्होंने ओन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारे रात को आईजी साहब को अगवा कर लिया गया था और उनको उठा के सेक्टर कमांडर साहब के दफ्तर में ले गए थे और उनसे फिर ये ज़बरदस्ती करवाया गया है और आप ये मेरे ब्याह पे टीम पे कह सकते हैं। मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुराद अली शाह साहब ने, तो वो थोड़ा सा बैकआउट करता नज़र आए। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जी पुलिस देखे ना, उनका तो काम ही होता है कि वो FIR दर्ज तो करनी होती है, तो उनका काम था, ये ड्यूटी निभाई पुलिस ने अपनी वो करा के। जबकि बिलावल की टोन ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आईजी के साथ जो किया गया है कि रात को उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया, इस चीज़ का उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल गया, और अपील भी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और ISI चीफ से। और बाद में ऑफ कोर्स जो है, अब जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने इंक्वायरी शायद कोर कमांडर कराची के ज़िम्मे लगा दी है कि वो करके बताएंगे। अब
हुआ क्या, असल वाकया ये है कि हुआ क्या। हमारी जो अपनी इतलाएँ हैं वो ये हैं कि कल वहाँ पे जो मज़ार कायद पे वाकया हुआ, लोगों ने गौर नहीं किया। वहाँ पे जब कैप्टन सफदर नारे लगवा रहे थे तो बैकग्राउंड में कुछ लोगों ने वहाँ पे बहुत ही फौज की आला क़यादत के मतलब बेहुदा नारे लगाए जिनको हम ना दोहराना चाहते हैं ना हम दोहरा सकते हैं। उसका एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया और गवर्नमेंट को ये कन्वे किया गया कि जनाब इसके खिलाफ FIR कराई जाए कैप्टन सफदर साहब, क्योंकि उनकी वहाँ पे करवाब हो रहे थे। तो उसमें जो है SP साहब ने ज़ाहिर है आगे जो है DIG साहब को कहा, DIG साहब ने IG को कहा, पूछा तो IG साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल वो हमारे मेहमान हैं और हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई इस तरह की काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको, पुलिस अपने एहलकारों को ये कहा। इस दौरान में शाम हो गई और रात हो गई, वो FIR नहीं दर्ज कराई गई आ गया। तो जिसके बाद फिर बाद में गवर्नमेंट को ये पता चला और सारा दिन ये एक्टिविटी होती रही है। इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि क्लास साहब से पहले व्यू ले लें, फिर इसकी बाकी स्टोरी भी आमिर साहब ने बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी इनसाइड स्टोरी दी है। इट्स लुक्स लाइक हॉलीवुड मूवी का कोई सीन है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा साहब कि वो जो हम कल भी हमने भी रेज किया था कि बाद में गवर्नमेंट अगर वो दिन के वक्त जो रिएक्शन कह रही थी कि बहुत बुरा हुआ, तो वो अटॉर्नी साहब ने वहाँ पे उनकी बेल की कैसे की। उन्होंने कहा जी वो एक तरीकाकार रहा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली एप्लीकेशन आती है ना तो FIR नहीं दर्ज कर ली। जब FIR दर्ज कर ली तो पुलिस का और उस ऑफिस का रूटीन का काम है कि रिमांड मांग लेना और जमानत को पोज करना। तो वो उनकी आप कह लें कि उनको पता नहीं चला या नालायक ये वर्जन दे रहे हैं, मतलब पर मैं नहीं मानता कि ये वाला है। बस ये वो कभी वो जो है ना लेफ्ट एंड राइट सी सॉ चलता रहा है। अभी बाद में बताता हूँ। बहरहाल ये बड़ी मेरा ख्याल है अब तक की जो जितनी भी स्टोरीज आ रही हैं आमिर साहब की, जिस तरह एक्सक्लूसिवली बताया इन्होंने एक एक उसका कि कैसे फोन भी लिए गए, उठाया गया, बुलाया गया। मुझे ना इससे पहले कि हम मैं दीगर लोगों पे दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो जिन्होंने उनको उठा के ले गए, हम ये कहते हैं कि उठा के ले गए, हम ये नहीं कह रहे कि अबडक्ट करके ले गए, चलो उठा के ले गए जहाँ पे भी ले गए। एक काम ये भी तो हो सकता था कि आप IG साहब को कहते आप अपने ऑफिस जाएँ, हम वहीं पर आ रहे हैं। बस थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है अब ये भी तो दी जा सकती थी ना। जो नाराज़ थे, बहुत गुस्से में थे, उठा के भी आपने अपने यहाँ बुलवाने से, आपने एक IG को बुलवाया तो बात तो वही है ना कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन किसी और इंस्टीट्यूशन की नहीं कर जो अब आपके गले पड़ गई है। अगर आप वहाँ चले जाते तो शायद अभी ये आप लोगों की तारीफ हो रही होती कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन के वो के सपोर्ट किए। एक तो ये चीज़ साहब ने कहा कि मैं इससे फ़ोन पे मैं बात करके यहीं से ही अपने घर से मैं उनका एक्टिव होता है ऑफिस घर के अंदर भी। उन्होंने कहा नहीं ऑर्डर है कि आपको ले जाना है। हाँ, अब एक चीज़ दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह के कमज़ोर पर्चे आप जब ये रजिस्टर करवा रहे हैं, पाकिस्तान में कानून है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इवन पार्लियामेंटेरियंस तक अप्लाई करते हैं। हमें तो छोड़ दें, छोटी सी चीज़ें उसमें है। वो पार्लियामेंट में आप जुडिशरी और अदलिया के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकते, ये जहन में रखें। कोई गलत नारा नहीं लगाया जा सकता। आमिर साहब ऐसे है कि नहीं है, अंडर द लॉ, और इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया हुआ है। मैं ज़रा ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये हमारा इंस्टीट्यूशन ये फील करता है कि हमारे खिलाफ नारे लाग रहे हैं, अब्यूजिव ज़बान यूज़ हो रही है, आप खुद इसमें पार्टी बन के केस क्यों नहीं आप फाइल करते अंडर द लॉ? जो आपने मतलब अगर आपने उठाना है, आपके पास अपने लाज हैं। एक इस मुल्क का कानून जो है, आपको अगर पार्लियामेंट में तकरीर नहीं हो सकती, आपके मतलब TV शोज़ में यहाँ पे नहीं हो सकती, अदलिया पे हम बात नहीं कर सकते, हम इस पे फौज पे बात नहीं कर सकते, तो ये बात अगर वहाँ नारे लग रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन लें अपने किसी बंदे की तरफ से अंडर द लॉ। बेशक आपके भी तो लाज होंगे ना, उनके तहत जाके अपने यहाँ एक पर्चा काट दें, भाई मैं खुदा ना खास्ता कोई आप गुस्ताखी कर रहा हूँ और बंदा कर रहा है। आपको सिविलियंस को यूज करने की क्या जरूरत पड़ती है? मतलब अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो मैं खुद थाने जाऊंगा ना। मैंने अगर प्रोसीड करना, मैंने मोहल्ला तो इकट्ठा नहीं कर लेना कि आप जाएं और आप वहां पे वो चीज करें। आप उसको फिर डिफेंड करें, फिर डट जाएं और फिर उसकी वीडियोस बना के लोगों को बताएं कि दुनिया के कौन से मुल्क में इस तरह की चीजें होती है। फिर अपना केस आप डेवलप करें ना थोड़ा सा। आप क्या कर रहे हैं? ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है और ये इनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है और सारा केस अपने गले में डाल लेते हैं। ये वो कहते हैं ना कि वहाँ से खड़े खड़ा है कि जो चीज़ें आप अपने, हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मुझसे पूछें कि कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी FIR की। अगर मुझसे पूछें, माई ओपिनियन, कि उन्होंने जो कुछ भी किया वहाँ पे अवाम का जिस तरह के रिएक्शन आ रहा था, 2-3 दिन अवाम को हैंडल करने देते थोड़ा सा।
लोगों का एक ओपिनियन आ रहा था ना, बहुत सारे लोगों को उससे हर्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग उनसे वो अफेंड हुए हैं, इससे पहले कि वो उसमें बन चुके थे, विलन बन चुके थे। ये कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो विलन बन चुके थे कि वो कहते थे कि मज़ार पे गए, उन्होंने ये चीज़ें की हैं, एवरीबॉडी रिएक्टेड। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब हम हीरो बनाते हैं, हम आपको हीरो बनाएंगे, ना सिर्फ हीरो बनाएंगे, हीरो वेलकम भी देंगे। और साथ में उसमें एंटर हुई पीटीआई। एक तो जो इनके कराची से वजीर हैं 2-3 माजरत के साथ, वो जो मतलब है हर चीज़ में उन्होंने जाके सींग गड़ाने होते हैं। अली जैदी साहब, उनके ट्विटर अकाउंट तो देखें भाई, थोड़ी देर के लिए ये सिंध का मसला है, सिंध के लोगों का प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ पे मतलब मज़ार की है, लोग हैं, आप उनको थोड़ा सा प्रोसीड करने दें, उनको ज़रा थोड़ी सी एक्टिंग करना, उन्हें ज़रा आप उस पर ट्विटर पे तो जाएं ज़रा, जो उन्होंने की हुई है, हर चीज़ की ओनरशिप ले लिए कि हम करवा रहे हैं, हाँ जी हम करवा रहे हैं, थाने भी पहुँच गए हैं। और उसके बाद आप ज़रा डट जाए ना। फिर ये जब आपने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर पे इतनी कमज़ोर शिकें हैं कि 1 मिनट में बेल हो गए, सारे बेल पर ऑफेंसेस लगाए आपने, तो ये ड्रामा करने की आपको क्या ज़रूरत है? मुझे तो समटाइम फील होता है सर, आने मतलब एक उस डेवल्स एडवोकेट कहीं या एक और साइड पे, ये कहीं पे कैप्टन सफदर साहब को हीरो तो नहीं बनाया जा रहा कि इसको पार्टी में उनसे उनका जितना कद है उससे बड़ा किया जाए। जिस तरह की चीज़ें ये मैनेज की गई हैं, ये सारी आपको लग रहा है कि कहीं पे मैसअप हुआ है। अगर इस लेवल के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वो चीज़ों को इस तरह हैंडल कर रहे हैं, तो इस मुल्क का मतलब हम अब दुआ ही कर सकते हैं। इसके बाद आमिर साहब के पास कुछ नहीं खबर। वो कैप्टन सफदर साहब है, वो क्योंकि रिटायर्ड कैप्टन भी हैं और मिलिट्री का अपना पीनल कोड होता है, उसके जरिए वो हर फौजी और अफसर चाहे सिपाही जब तक वो फौत नहीं हो सकता उस पर वो लागू रहता है। उनको सिविल कवानीन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो उसको वायलेट करेंगे अपने उस कानून को, तो वो खुद भी बुला के बगैर किसी अदालत के उनका कुछ भी, काफ़ी उसके अंदर सजाएं हैं और बड़ी सख्त सजाएं भी वो तजवीज़ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल से आगे रिटायर लोगों के हुए कोर्ट मार्शल के काफ़ी ज़्यादा उनके इख्तियारात हैं, वो भी हो सकती हैं। मगर बात यह है कि अब वो बशीरा इंटरप्रिटेशन भी सुन लें। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा होता है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि आप जो है ना खरगोश के साथ दौड़ लगाते हैं और जो है ना कुत्तों के साथ मिलकर शिकार करते हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का भी जो वहाँ पे हाल है ना, अगर देखा जाए तो ठीक है, आईजी साहब इतने मजलूम नहीं हैं। आईजी साहब मैं समझता हूँ कि अगर तगड़ा आदमी हो, 1.25 लाख की फोर्स के इंचार्ज हैं, उनके घर पे जो है ना कम से कम मेरा ख्याल 200-400 अफसर और वो पुलिस का गार्ड मौजूद होती है। और असूली तौर पे मैं समझता हूँ अगर बहुत नॉर्मल कंट्री हो, किसी नॉर्मल ऐसा बंदा होता तो खड़ा होता तो वो जो है उनको रिमूव कर देना चाहिए कि वो क्यों गए, रेसिस्ट करते, जो मर्जी करते जो है। अगर आईजी होता फिर तगड़ा, ये सिंध गवर्नमेंट की इस तरह की वहाँ पे इनके जान है, तो इनको फारिग कर देना चाहिए। कमांडर साहब, आपको 1.25 लाख की फौज का बाहर करवाया है, आप कैसे अगेंस्ट द लॉ आप किसी जगह जा सकते? कैसे? ही इज सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ सिंध। उन्होंने सिंध के लोगों को बचाना है कानून में। अब अगली सियासत के अपने तकाजे हैं, वो जो भी है, हम लोगों पे भी प्रेशर आते हैं, आप पे भी, सब पे आते हैं। हर एक ने अपनी औकात के मुताबिक उसको बेयर करना होता है। और अगर उन्होंने नहीं वो किया था, ड्यूटी नहीं दी थी कि वो चुप करके 2 गाड़ियों में बैठ के चले गए जो है, तो सिंध गवर्नमेंट को उनके खिलाफ मैं समझता हूँ अभी भी हौसला करें ना। एक तो ये करें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में छुप छुपा के बात ये है कि इन्होंने वर्चुअली एक बगावत का अलम खड़ा कर दिया हुआ है। जब जलसों के अंदर नवाज शरीफ की स्पीचेस के अंदर जो है नाम ले के फौजी क़यादत को गालियां दी जा रही हैं, बदतमीजियां हो रही हैं, तो आप एक लेवल तक चले गए हैं ना। उसके बाद फिर ये रनिंग विद दी हेयर तो ना करें कि असम्बलियों में भी रह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी बचानी है, ये भी है। आपको दूसरा काम कर सकते हैं, इनके इख्तियार में है कि सिंध के अंदर जो है ना, कराची के अंदर 245 के तहत सिविलियन एड के लिए रेंजर्स को बुलाया हुआ है, आप ये वापस भेज दें। आप कहें जी हमें नहीं चाहिए आपकी रेंजर्स, ये इनका इख्तियार है, आज से हम वापस भेजते हैं। क्योंकि लाहौर वहाँ पे ये कानून इन्होंने खुद दिया हुआ है रेंजर्स को, हर 3 महीने बाद उसकी एक्सटेंशन है। सो ये स्टेप्स इस तरह के ले सकते हैं। दूसरा जो अब आपने वक्फा शायद ब्रेक का टाइम भी हुआ है, फिर मैं बशीरा इंटरप्रिटेशन भी बताता हूँ। दूसरा ये एक और साइड भी स्टोरी की है कि अगर पुलिस ने ये सब किया या जब हुआ, तो जो पुलिस है अब उसको कौन इंसाफ देगा जो ये सब कुछ हो गया। ब्रेक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली के जो आज वहां पर क्या हुआ और विफाकी काबीना की अंदरूनी एक्सक्लूसिव स्टोरी क्या आपसे वो भी शेयर करेंगे। साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आपने जो पूरी स्टोरी बताई, ऐसा फील हो रहा है कि उसमें कुछ रहता है। एग्जैक्टली क्या हुआ मैं भी जानना चाहती हूँ, अवाम भी जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। मैं वो कवानीन के दायरे में रहते हुए ये बातें कर रहा हूँ सारी, मगर ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके साथ एक बहुत ज़्यादा सख्त रवैया रखा गया। आईजी को एक 1.25 लाख की फोर्स के चीफ को एक वर्दी वाले का बहरहाल एहतराम होता है। यही हर वर्दी वाले को तो ख़ास तौर पे वर्दी वालों का ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, आम आदमी को तो छोड़ें। तो जिस तरीके से उनको ले जाया गया, फिर वहाँ पे कमरों में लहदा बिठाया गया, सीनियर अफसरान को फ़ोन छीन लिए गए, मना कर दिया गया, फिर उनसे ज़बरदस्ती जो है कहा गया कि जी आप फ़ोन करें। अब यहाँ पे जो इंक्वायरी तो जनरल बाजवा ने कर दी है, यहाँ देखने वाली अब क्वेश्चन ये है कि ये किस लेवल पे ये वाले ऑर्डर दिए गए थे। बिलावल ने तो जो है पहले नाम उन्होंने जनरल फैज साहब का लिया है कि उनको इंक्वायरी जो है ना करनी चाहिए, पता करना चाहिए जो है। तो अब ये देखना है कि हाईएस्ट लेवल पे जनरल बाजवा से तो नीचे किस लेवल पे इसकी इजाज़त दी गई थी। इसीलिए मेरा उन्होंने जो है ना ये इंक्वायरी का कहा है जनरल बाजवा ने करवाने की कोशिश चेक करने के लिए वाला। दूसरा ये है कि बिलावल साहब से जो बात हुई है, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है ना कि जनाब मुझे इंक्वायरी का बताया गया है, हो सकता है शायद मज़ीद भी बात की गई हो क्योंकि रेड लाइंस क्रॉस की जा रही हैं। तो शायद हो सकता है ये भी कहा गया होगा कि जनाब ये रेड लाइंस भी क्रॉस हो रही हैं, तो आपका भी फर्ज है सूबे के अंदर जो है ना कम से कम कि रेड लाइंस के मुतालिक शायद ये भी कहा हो। मतलब जनरल बाजवा साहब ने कहा होगा, बिलावल भुट्टो साहब ने तो सिर्फ ट्वीट किया है ना कि जनाब वो इंक्वायरी का ISPR की तरफ से इंक्वायरी का है, राब्ता करके ये कहा है कि इंक्वायरी कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कन्वे किया गया हो कि रेड लाइंस जो कि क्रॉस हो रही हैं, इस तरह के जो नारेबाजी हो रही है, उसका एक सबूत 2 सबूत तो आते हैं ना, कि वो मैं कह रहा हूँ ना रनिंग विद द हेयर वाली मामला, कि ये उसके साथ ये एक इंडिकेशन तो आई है थोड़ा सा। पहले ही आप देखें शहबाज शरीफ साहब, हम कहते रहते हैं वो खुद ज़मानत उन्होंने मनसूख अपनी करवा के वो ये एक जेल में चले गए हैं। अजहरदारी साहब हॉस्पिटल में हैं, तो वो दरवाजे तो पहले ही हैं और मुलाकातें हमें पता है कई लेवल्स पे हो रही हैं, काफ़ी उसमें हैं। तो उसमें अभी आज जो बिलावल ने स्टांस लिया है कि नेक्स्ट अब जो चेक आना है वो आना है कोयटा के जलसे का, उसकी बहुत ज़्यादा हसासियत है क्योंकि वहाँ एक वर्चुअल जो है एक इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन भी चलती है, वहाँ दुश्मन की तखरीबकारी भी होती है, बहुत ज़्यादा सी पैक भी है, सेंसिटिव एरिया है, चाइना भी इन्वॉल्व है, इंडिया को भी हम इल्ज़ाम देते हैं, बला बला बला। तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है बिलावल ने थोड़ा सा विड्रॉल किया है, उन्होंने कहा जी मैं गिलगित से मैं क्योंकि वो जा रहा हूँ, तो गिलगित से अगर मैं वहाँ ना पहुँच सका तो फिर मैं नवाज शरीफ साहब की तरह वीडियो के ऊपर करूँगा। अब ये एक बहाना है, ये मतलब गिलगित का जलसे जो है ना एक दिन ऊपर नीचे होने में कोई हर्ज नहीं था, वो सीधा उधर से दौड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो है पता नहीं है अभी वहाँ के बड़ी क्वेश्चन हैं कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाई जाती है नहीं दिखाई जाती, वहाँ पे बाकी हजरात क्या कुछ कहते हैं और नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, क्योंकि कराची में तो उनकी नहीं दिखाई गई, कोयटा का अभी ये क्लियर नहीं है कि वहाँ तकरीर दिखाई जाएगी और क्या कहा जाएगा, अभी स्टांस क्या लिया जाता है। मगर क्लियरली बिलावल ने ये जो कहा है, चूँकि गिलगित के मतलब आम होता है कि लास्ट मिनट पे वेदर ख़राब हो जाता है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और फिर जो है गिलगित से सिग्नल भी ख़राब हो जाता है। तीसरा ये कि सब वहाँ से अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो जाए तो आपके पास ये बहाना होता है कहने का कि जनाब जो कहा गया मैं बैठा हुआ नहीं था वहाँ पे, मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ पे वो कर रहा था। तो आप अबैटमेंट का जब केस बनता है ना ये वाला कि जिस तरह के नारेबाजी हो रही है तो उसके अंदर आप बच जाते हैं इस चीज़ से थोड़ा सा कि जनाब मैं तो वहाँ से सिर्फ वन रिकॉर्ड करा के अपना मैसेज भेज दिया था वहाँ पे, तो वो एक थोड़ी सी ना एक विड्रॉल नज़र आ रहा है। लास्टली सिर्फ ये है कि 2 चीज़ें देखने वाली हैं क्विकली, एक तो ये है कि इसमें आगे जाके ये किधर जाता है और नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, दूसरा कि PDM का जब फाइनली निकलेगा, अभी तो वो दूर लगता है, तो क्या नतीजा वही नवाज शरीफ वाला बयानिया चलेगा या नरम बयानिया आएगा,
ये इस पे नजर रखनी चाहिए। क्लास साहब, आपको आमिर साहब ने पूरी स्टोरी बताई कि एग्जैक्टली क्या था। अब इसके बाद जो पुलिस की पोजीशन है, अब वो किससे इंसाफ लेगी? मैं ज़रा थोड़ा सा, जब आमिर साहब ने बात की ना, मैं और आमिर साहब का एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम सफ़र भी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन अपने कन्विक्शंस हैं और हम बड़ी मोहब्बत से करते हैं। हर प्रोफेशन के हैजर्ड्स होते हैं, हर के। आप यहाँ बैठे हैं, आपके हमारे कैमरा मैन हैं, उनके अपने ज़िंदगी, मतलब इवन लेबरर जो बेचारे, वो जो भी प्रोफेशन में उसकी मुश्किलात हैं। हर बंदा जब किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट करता है, उसके साथ कुछ जुड़ी हुई रिस्पेक्ट होती है, उस ओहदे की होती है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते उस ओहदे की, तो जो आमिर साहब कह रहे हैं, 1.25 लाख आपका पुलिस वाले जो हैं वो हुए, हाल्ट हुए हैं कि अगर हमारा आईजी अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, ये हमें क्या कर। अवाम में कितना बड़ा मैसेज आता है। सो कमांडर का फ्रंट पे खड़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं उसमें हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि वर्ल्ड वार सेकंड का एक बहुत बड़ा करेक्टर है, मेरे ख्याल मर्फी उनका नाम था, कि वो लड़ पड़ा, उसने आके अच्छी खासी जर्मन उसको फौजियों के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल करेक्टर है। बाद में लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया था, तूने इतने बड़े अकेले तूने लड़ पड़ा। तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब, उसने कहा, दे वर किलिंग माय फ्रेंड्स। बात यह है कि आपका ऑफिस से उठा के आपको ले जाया जाता है। आप मुझे समझाएं, मुझे 2 लोग याद आ रहे थे सर आमिर साहब। एक तारिक खोसा साहब याद आए हैं, एक मुझे मीर ये जुबैर महमूद याद है। कुछ लोग हैं जिन्होंने डिग्निटी के साथ खड़े हुए हैं, जिनके मैं ज़ाती तौर पर वाक़यात कहूँ सर। आसिफ अली जरदारी साहब ने कॉल किया जब इसके स्टील मिल का वाह हो रहे थे, उस वक्त DGFI ये थे तारिक खोसा साहब। इनको कॉल किया कि जनाब ये बंद कर दें मेरे दोस्तों के खिलाफ। ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे और वो DGFI ये थे, जहन में रखिएगा। ठीक है। उन्होंने कहा, सर सॉरी, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा, जनाब आप रोक दें, मैं एज ए प्रेसिडेंट कह रहा हूँ। सॉरी सर, ही रिफ्यूज्ड। उनको हटा दिया उन्होंने वहाँ DGFI क्या ओहदे से हटा दें। मैं हटना है हट जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। आज इज्जत से उनको रिटायर हुए 3-4 साल हो गए, आज हम इज्जत के साथ उनका नाम ले रहे हैं। इस मीर जुबैर महमूद, ये मुझे उनके साथ जो SP के तौर पर काम किया है, जिन्होंने तारिक कुरैशी साहब हैं, अगेन बड़े अच्छे ऑफिसर हैं पुलिस के। ये तारिक कुरैशी साहब ने मुझे बताया कि जब यहाँ जनरल मुशर्रफ का मार्शल आया, उस वक्त इनको कहा गया, वहाँ पे कुछ फौजी वो अफसरान थे, उन्होंने कहा, जनाब ये जो आप अपने थानों में वहाँ पे SHOs लगाएंगे, कुछ हमारी मर्जी के भी लगेंगे। ये छोटे लेवल की बात है, अंदाजा करें। ये मुझे तारिक, जैसे नाम ले रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, तारिक अब्बास कुरैशी साहब का बाकायदा वाक़या सुना है। SP लाहौर थे उस वक्त, या ASP थे उस वक्त, अगर SP थे मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा जनाब कि मीर जुबैर ने कहा कि नो वे, ये लाहौर पुलिस के चीफ थे वहाँ पे। इनको अफसरान ने, फौजी अफसरान ने कहा, सर ये आप कैसे कर सकते हैं, हमारे बंदे आपको लगाने पड़ेंगे। मीर जुबैर ने इनकार किया कि सर एक SHO भी नहीं लगाऊंगा आपके कहने पे, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। उनको 2 हफ्ते बाद हटा दे, उन्होंने हटा दे मुझे। ये डिग्निटी रिस्पेक्ट अर्न करने पड़ते। मैं इनसे एग्री करता हूँ, महर मुश्ताक साहब इस काबिल नहीं है कि सिंध की पुलिस को लीड करें। बिलावल को खुद उनको बिठा के जो कह रहे हैं रिजाइन मत लें, चाहिए, फारिग करना चाहिए। भाई साहब, अगर आप अपने ऑफिस को, ओहदे को, अगर जो वहां पे जिसने भी आपको बुलाया, आप एक IG हैं, ग्रेड 22 की पोस्ट है, पूरा सूबा आपका महत्व, आप उनको कहते हैं कि इफ यू हैव एनी इशू प्लीज कम टू माय रेजिडेंस, अगर आपने आना है। ये क्या बात है? उसके बाद आप अपने वो कर रहे हैं ना, छुट्टी पे जा रहे हैं। आपको तो इस पे एहतजाजा रिजाइन करना चाहिए था कि जनाब मेरे साथ ये हुआ। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रेशर देना चाहिए था। ये पूरी कौम, आज मीडिया हम इनके साथ खड़े होते हैं इस पे चीजों पे। आपने वही वाला काम है कि कार्रवाई कि वो छुट्टी पे चला जाता हूं, वो छुट्टी वापस नहीं लेते, वो इनकी महर मुश्ताक साहब का देखे, उनके कहने पे पहले काम भी कर लिया, जरा जहन में रखें। FIR भी होगी, सबको खुश कर दिया, इन्होंने गिरफ्तारी भी करवा दी दरवाजे। भाई कोई क्यामत आ गई थी कि जनाब एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेते, बहुत ज्यादा आपका ख्याल है। और जो FIR दर्ज किया, जैसे मैंने कहा कि आपकी 2 घंटे बाद जमानत हो गई है। ये बदनामी जो ली है, जिन्होंने भी करवे, PTA ने अलहदा बदनामी ली है, मुलजमान को आपने हीरो बना दिया है। और इस तरह की कार्रवाई के बाद अब वो IG मुश्ताक साहब हीरो बन गए। मेरे नजदीक इज नॉट ए हीरो। ऐसे लोग हीरो नहीं होते। मेरे नजदीक तारिक खोसा जैसे लोग होते हैं, मीर जुबैर महमूद लोग होते हैं कि डट जाते, खड़े हो जाते, या फिर अपना 2 जीपें आई हैं। IG का मैंने कहा है कि पूरी गार्ड होती है वहां पे, वो कहता है मैं नहीं सिर्फ करना। फिर बाद में और भी डिटेल है कि उन्होंने कहा मैं अपनी कार तैयार कर लूं जो अपनी उस पे जो है काफी मुलाजमत पेशा लोग हैं, सारी उम्र इसी तरीके से सर ये करते हैं, इसी तरीके का कार करा के सियासतदान भी खुश कर दिए इन्होंने अपना। इन्होंने महकमे को, मेरा ख्याल तरीका कार भी यही है कि सारों को, सबको खुश कर रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप भी यही कर रही है, सबको खुश करने की कोशिश कर रही है। अगर आपने अगर ओहदे लेने हैं, ये जहन में रखे, ओहदों के साथ जिम्मेदारी बड़ी आती है। आपका बड़ा ओहदा था पुलिस का, आपकी बड़ी जिम्मेदारी, डट जाते, कहते मैं नहीं करता। आपने काम भी उनकी मर्जी के किए हैं जिन्होंने बुलाया आपको। उसके बाद भी रोना भी शुरू कर दिया, टेक्सटिंग भी शुरू कर दी, जनाब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब मैं छुट्टी पे एहतजाजन जा रहा हूँ। इट्स ए डिसग्रेस। अगर मेरे नज़दीक अगर पूछें तो महर मुश्ताक साहब और उनके नीचे वो जो IG साहबान, वो DAG वगैरह हैं, सर आप माजरत के साथ, ये कोई आपका रिस्पेक्ट, उस वक्त टाइम था, एक मोमेंट होता है सर।
ये इफ्तिखार चौधरी साहब हीरो क्यों बन गए थे? हालांकि बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है कि वहां पे उनको आपको याद होगा 6 जर्नलों ने बुलाया, जनरल मुशर्रफ साहब ने बुलाया, 3 वहां पे आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के वो चीफ बैठे थे, बॉसेस बैठे थे, सारे लोग बैठे थे वर्दी डाल के। एक मूवमेंट होता है सर, वन मूवमेंट होता है, आपने उसको कैच करना होता है। उनको रिजाइन करना, उनको नहीं करता, उनको आपको करना पड़ेगा, उनको मैं नहीं करता। लोगों को ये उनके नापसंद आ गई कि यार कोई बंदा तो है जो जनरल मुशर्रफ को ना करके 3 जनरल्स बैठे थे। पंजाब के आईजी जो भी आप कहे अभी ये रिसेंटली जो है उसको जो है उसने छोड़ दिया अपना होता। तो लिहाजा ये जो चीजें हमें यहाँ बताई जाती है ना कि आप उसको हीरो बनाएंगे, जो माहर मुश्ताक के साथ ये हो गया, नजदीक वो हरगिज हीरो नहीं है। मेरे नजदीक मेरी राय है इस काबिल नहीं है कि वो सूबा रन कर सकें। जिस बंदे में अपने सेल्फ डिग्निटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और अपने ओहदे के लिए वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, मेरे नजदीक ना वो हीरो है, बल्कि उसने इस ऑफिस ऑफ आईजी जो है ना इसको नीचे लेके गया है वो। ठीक है, अभी ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जहां पर अवाम हुकूमती पॉलिसी से तंग है, वहीं पर हुकूमती वज़रा खुद भी उससे तंग है। काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। चीनी और गंदम बहरान हुकूमत के गले पड़ गया। आज कैबिनेट में इस हवाले से क्या कुछ हुआ, एक्सक्लूसिव स्टोरी क्लासेस साहब के पास है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस साहब क्या हुआ आज? मैं आज 2 बड़े यहाँ पे उस पर इवेंट थे, वैसे तो डेली पाकिस्तान में होते हैं। एक वहाँ कौमी असम्बली का इजलास भी था, सेनेट का भी था, वहाँ पे इमरान मकराना साहब वो बड़ा अच्छा लेके आए कि इस मुल्क में सारे धमाल कोई धमाल चौकड़ी मची हुई, समझ नहीं आती कि बंदा किसको कवर करे किसको छोड़े। एक कराची सर पे मतलब सवार हुआ है, इधर गोजरावाला से निकले तो कराची में फंस गए, उससे पहले हम लाहौर में फंस गए, वो जो बगावत का पर्चा हुआ। अब यहाँ पे सेनेट के इजलास, कौमी असम्बली में आज सीटें बजाते रहे अपोजिशन वाले सारे के सारे, वहाँ पे बड़ी उस पे हुई है। अच्छा, बड़ी जो इंटरेस्टिंग है एक जो इजलास था सेनेट में, ये लोगों से रिलेटेड है, बाकी तो आप पढ़ ही रहेंगे जो इमरान मकराना साहब लेके आए कि पाकिस्तान से आमिर साहब ये सऊदी अरब का टिकट जो है ब्लैक में ये 2 लाख में ये फरोख्त हुआ है। ब्लैक में आम आदमी से इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। ये उन्होंने सेनेटर साहब ने कहा है कि ब्लैक में 2-2 लाख रुपए के टिकट जो है ना लोगों ने यहाँ से लिए हैं। खैर उसमें बाद ये किराए वगैरह जो है ये एक अलहदा चीज़ है। असल जो स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ वो आपके साथ, वो आमिर साहब और मैंने बड़ा उसको रिलीजियसली फॉलो किया हुआ है, वो है वो शुगर स्कैंडल, वीट स्कैंडल। आज नदीम अफजल चंद साहब जो है आपको पता है एक अवामी आदमी है और उनका जो तल्लुक है, खुद किसान है और अब के नहीं है, इससे पहले भी मेरा जो उनसे तारुफ हुआ था, जब मेरी एडमिरेशन है उनको पसंद करने के एक जो मेन रीज़न है कि जो एक सादा मिजाज आदमी है, किसान है, देहाती आदमी, अंदर उनका जट जो है ना प्योर एक पंजाब सेंट्रल पंजाब का जट उनके अंदर आपको नजर आता है, सादगी वाले बंदे हैं। इनसे मेरी ये लाइकिंग की वजह ये थी कि ये कौमी असम्बली में हो, इसलिए नहीं कि आज जो उन्होंने कैबिनेट में वहाँ पे टेक आने के, ये पहली दफ़ा नहीं किया, ना इत्तफाकन किया है, एक कन्विक्शन होता है बंदे का। अब इन्होंने भी तो रिस्क लिया है ना, मैं अभी जब बताऊंगा ना मैं आपको, तो ये नदीम अफजल चंद साहब ने अपने किसानों की मोहब्बत में बहुत बड़ा रिस्क अपनी नौकरी खतरे में डाली, नौकरी कहें या जॉब कहें या पोजीशन कहें। जो ये मुश्ताक माहर साहब जो रो भी रहे हैं और भी करके कि जी मेरे साथ आए हैं, बच्चे आए तो मुझे छेड़ के चले गए, तो वो उनसे बड़ा रिस्क जो है ना नदीम अफजल चंद साहब ने लिया। बड़ी पोजीशन है ये सर। तो ये कौमी असम्बली में भी लड़ते रहे हैं, ये वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी, मीटिंग्स में किसानों के लिए हमेशा लड़े, इसलिए मेरी उनके हवाले से बेस्ड ओपिनियन पहले कह देता हूँ। आज सर इजलास हुआ आमिर साहब वहाँ पे कैबिनेट का, तो उसके बाद इन्होंने शुरू किया यहाँ से, अब उस पर गंदम की प्राइस का मामला आया, जो हमने पहले भी कहा, अपने किसान को इन्होंने सर ये 1400 रुपये पूरे नहीं मिले होंगे और रशिया से मंगवा रहे हैं, बहर से 2500 रुपये पे आ रही है, ये जहन में रखें। जुल्म दे के 1000 रुपया बहर के किसान को दे दिया, अपने को नहीं दिया। आज फिर मसला था कि गंदम की प्राइस जो है ना इसको सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जाए ताकि किसान है ज्यादा एरिया काज करें। शेख रशीद साहब फिर जनाब जंप मारा उन्होंने, ये वैसे $2 अरब शेख साहब से लेने चाहिए, इनसे चेक करना चाहिए इनको क्या दुश्मनी है इस मुल्क के किसानों के साथ कि हर दफा ये रोला डाल देते। जनाब मुशर्रफ दौर में भी डाला इन्होंने, उसके बाद में जब भी है इन्होंने कहा जनाब की कीमतें नहीं बढ़ने देनी, लास्ट टाइम भी सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ने दी गंदम की कि शहर में बढ़ जाएंगी कीमतें। भाई मेरे अपने किसानों को देंगे या रशियंस आपने ये किसानों को पैसा देना है? शेख रशीद पे इस पे कोई एतराज नहीं है कि 2500 रुपए पर मन हम वहां से रशिया से मंगवा रहे हैं, $2 अरब की गंदम आ रही है, अपने किसान को कहते हैं 100 रुपया भी ना दो। मेरा ख्याल ही नीड सम, इनको साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत है थोड़ी सी। खैर आज उन्होंने फिर वो डंडा उठा लिया कि नहीं जी नहीं गंदम की कीमत नहीं आपने बढ़ानी। उस पे जनाब आज फटे हैं फिर नदीम अफजल चंद साहब। उन्होंने कहा तो उस पर जो मेरे जरा कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि यार झंडे पे बात करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर आज मुझे बोलने दें। जट बंदे आपको पता है जट को कहाँ रोका जा सकता है? एक जट को और एक राजपूत को अगर उनको आई हुई है तो फिर उनको जिन आए हुए हैं तो फिर आए हुए हैं। वो पढ़ गए सर। उन्होंने कहा खान साहब बात सुने, बड़ी मेहरबानी मुझे आज थोड़ा सा टाइम दें कि यहाँ पे उन्होंने शुगर स्कैंडल से शुरू किया।
उन्होंने कहा ये शुगर स्कैंडल जो बनाया ये बना है, हमारी हालत देखें। उसने कहा हमारी समझदारी देखें। या उसमें कहते हैं ना वहाँ पे ये इंडियन फिल्म में लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं, एक आते होते यहाँ पे श्याणा, उनका हमारा श्याणापन देखें ज़रा कि हमने चीनी पे हमने इंक्वायरी की, हमने आटे पे की, और चीनी चोर भी हम मशहूर हो गए, आटा चोर भी हम हैं। जरा ध्यान में वजह क्या बनी है कि ये जो कमीशन बनाए थे आपने शुगर पे, ये सारे फ्रॉड थे। ये नदीम अफजल चंद साहब ने आज यहाँ पे मीटिंग में कहा है, ये फ्रॉड था, विच हंटिंग थी। जिन लोगों को हमने फिक्स करना था, बाजू मरोड़ने थे, जिन पे हमने गुस्से निकालने थे, उनको हमने इसमें उसमें नहीं, उनको हमने टांग दिया। मुझे नाम होंगे उसे 5-6 उन्होंने नाम भी बताया उसमें, उनको हमने टांग दिया। जो असल इसमें थे लोग इन्वॉल्व थे उनको हमने टच नहीं किया। मसलन उन्होंने अपने इलाके का बताया, वहाँ का मेरा जो इलाका है वहाँ पे सेंट्रल पंजाब में, वहाँ 3 मिले हैं और वो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब के लोगों की हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। एक इंक्वायरी भी नहीं हुई, एक को भी टच नहीं किया गया वहाँ पे। तो सारी भी छंटे शहजाद अकबर साहब बैठे, ये बताएं हमने अच्छी इंक्वायरी की, हमने अच्छा यहाँ कमीशन बनाया कि चीनी की कीमत 55 रुपए थी, आज 115 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा हो गई है, लोगों की हो गई है। तो उन्होंने कहा ऐसे सेम आपने उस पर किया, ये गंदम पे किया। हम पिटते रह गए कि गंदम की आप सपोर्ट प्राइस दें। शेख साहब ने कंपनियां उन्होंने नहीं बनने दी, अभी भी वहां पे मुखालफत आ रही है। ऐसे आपने काटन की जिसकी बात करते हैं उस पर उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने कहा, उन्होंने कहा एक्सीलेंसी काटन की सपोर्ट प्राइस हम कह रहे थे आपको कि इसकी बनाएं, अभी आपकी मेरे को 1.5-2 बिलियन ये मिलियन बेल्स, वो जो 8.5 कह रहे हैं 7 मिलियन बेल्स पे एस्टिमेट्स आ रहे हैं। अब ये 3 बिलियन, ये 15 मिलियन से आधी हो गई है, आधी टारगेट जो पिछले साल रखा था 15 मिलियन बेल का था। और पता है ये कौन 2 लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने काटन सपोर्ट प्राइस नहीं देने दी। एक खुसरो बुख्तियार साहब ने अपोज किया था, दूसरे ये रजाक दाऊद साहब तो यूजुअल सस्पेक्ट हैं। मुझे खुसरो बुख्तियार की समझ नहीं आती। इन्होंने मेरा ख्याल शुगर मिलों के अलावा कोई काटन में भी इनके कुछ इंटरेस्ट होंगे, कोई बेल्स वगैरह को इन्होंने काटन फैक्ट्रीज लगाई होंगी, इन्होंने अपोज किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कैबिनेट को एक साइड पे करके रजाक दाऊद साहब वैसे डाल लेंगे, आपको पता है, क्योंकि अंग्रेजी वो बहुत अच्छी बोलते हैं और खान साहब के साथ जो अच्छी अंग्रेजी बोले तो वो समझते काबिल आदमी है, तो उन्होंने हमेशा हर दफा उनकी सुनते हैं और उन्हीं के कहने पर चीजें करते हैं। बहरहाल जनाब उन्होंने यहाँ पे उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने बोलने की कोशिश की कि मैं जवाब देता हूँ मैं, तो उन्होंने कहा, चंद साहब ने कहा फिर मैं भी जवाब दूंगा। तो इमरान खान साहब ने कहा, हाँ बड़ा मजे का जो मुझे कोई जराए ने बताया है, उन्होंने जनाब खान साहब ने कहा कि चंद साहब ऐसी बातें जलसों के लिए होती हैं, ये कैबिनेट इजलास में इस तरह, क्योंकि सुना बड़ी उन्होंने लाउड आवाज में बात की है, तो उन्होंने कहा जनाब कि ऐसी चीजें जलसों में की जाती हैं, तकरीरें ये कैबिनेट में नहीं होती। अब सीरियसनेस का मैं क्या कहूँ अब इसके बाद कि ये आपके मुल्क का मसला है या चीजें हैं। सो लास्ट उस शहजाद अकबर साहब ने जवाब देने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब ने कहा रहने दें, क्योंकि चांद साहब ने कहा ये बोले तो मैं फिर जवाब दूंगा इनको सारा। मैं सिर्फ माहर मुश्ताक साहब के लिए मेरा एक वो है कि चांद साहब ने ये बातें कह के ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुंह पे अपनी नौकरी खतरे में डाली है। जब बड़े पावरफुल उन्हें दुश्मन बनाया कैबिनेट में, थोड़ी सी इनसे डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और जो ओहदे के साथ जिम्मेदारी आती है ना, जरा सीखें जरा चांद साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो उन्होंने तो ये बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर साहब को किया है ना। जब ये कहा है कि शुगर कमीशन फ्रॉड है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये पाकिस्तान तो हर जगह कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा कारनामा है। अपना उनका वजीर उनके मुंह पे कह रहा है, तो टेकिंग रिस्क टू हिज जॉब एंड हिज पोजीशन। हजूर अगर बड़े ओहदे लेने हैं तो उनके साथ जो अयाशियां हैं ना, जो पैसा है बड़ा वहां पे, या सलूट है तो हट्टो बच्चों है ना, तो उसके साथ ये वो कहते हैं मीठा मीठा हप हप तो कड़वा कड़वा थू थू ना करें, फिर मीठे के साथ कड़वा भी खाया करें। एंड लीव टू द ओकेजन सर। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं इससे पहले कि अपना वर्जन दूं, पहले मैं बता दूं कि रात हमने बात की थी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की, तो आज जो है ना मुझे कन्वे किया गया है कि जनाब आपके इस शोर की वजह से जो है हमने वो उनसे बातचीत होकर मसला हल हो गया है, वो जा चुके हैं, रेड जोन खुल चुका हुआ है। तो अब हमें शुक्रिया तो नहीं अदा करना चाहिए, ये फ़र्ज़ था पहले ही कर लेना चाहिए। बार साहब आपका चंदा बच गया, जो आप पैसे इकट्ठे उनके लिए करने जा रहे थे, तो आपका भी चंदा बच गया। इन हुकूमतों का शुक्र, इमरान खान साहब आजकल के ज़माने में अच्छे काम के लिए जो जिम्मेदारी ये भी करें तो शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि आपने हमारी दरख्वास्त के ऊपर ये वाला काम किया। बाकी शहजाद अकबर साहब का उनको ये सारी अकाउंटेबिलिटी के जो जार बनाया हुआ है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना उनकी सब आ रही हैं। मैं सिर्फ 2 सिर्फ वाक़या बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एक लड़ाई हुई थी, ऑर्डर किया गया कि चौधरी तनवीर साहब की ज़मीन को ना खाली करा ली जाए। तो वो ज़मीन खाली जब करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा गया, उसी खसरा नंबर में मलिक रियाज साहब की भी ज़मीन आती थी। उन्होंने जाहिर है कि खसरा नंबर के अंदर सबको फारिग करना था, उन्होंने सारा जो तजावज़ात थी मलिक रियाज साहब की ज़मीन समेत जो है ना सबसे खाली करा ली। इनको फौरन जो है ना वो बुला लिया गया, कमिश्नर साहब को भी और DC साहब को उनकी ट्रांसफ़र ऑर्डर कर दी। दूसरा वाक़या सुन लें
कि यहाँ पे दो हाथी, आपको पता है सियासी हाथी लड़ पड़े थे। एक तरफ सुमरो साहब थे, एक तरफ शहजाद अकबर साहब की भांजे भतीजों की इनकी ख़ानदानी ज़मीन थी। वो तनाज़ा चल रहा था, वो दोनों तरफ से पुलिस फोर्सेस पहुंच गई, जो है इस्लामाबाद की भी, सुमरो साहब के भी गार्ड चले गए और बंदूकें निकल आई यूनिफॉर्म पीपल के दरमियान। बाल वहाँ पे जो एडीसी साहब ने अपनी ये की कि जनाब ये जो है जो फैसला है, जो असल डॉक्यूमेंट है, ये सिविल, ये एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला कर ही नहीं सकती है। तो उसके बाद एडीसी साहब की भी छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे पूरे पंजाब में इस वक्त जो है ना वो रन जो कर रहे हैं ना सारी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी मर्जी से कि कौन कैसे कहाँ रहेगा, वो खुद रन कर रहे हैं। तो उनको 100 खून माफ है। इसकी बड़ी तफसीलात है, सुने प्रोग्राम में बता दूंगा। सुने आपके पास इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी है। इन्होंने जो वो निकाल दे किसी वक्त। जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे इस पे बात करेंगे। उस जायदाद के थे ना, वो पता चला कि उसमें काफी फॉर्जरी हुई हुई है, वो भी बता दूंगा। इस पे भी नाज़रीन कल भी मजीद जो भी डेवलपमेंट्स हुई आपको बताएंगे। इस हवाले से मजीद भी आगे इसको परस्यू करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।